गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो रीट और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जीवों में जनन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, साथ ही इसमें मादा और नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछली बार हार्मोन से संबंधित रीट परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था, तो ये टॉपिक रीट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जीवों में जनन। देखिए, यह विद्यार्थियों एनसीईआरटी आधारित टॉपिक है जो 10th क्लास का टॉपिक है और आपके पशु परिसर, रीट, सेकंड ग्रेड और अन्य जिसमें साइंस आती है जनरल, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, जनन क्या होता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें सजीव अपने जैसी नई संतति उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। और यह पृथ्वी पर निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जीवन को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। नेक्स्ट है, कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में डीएनए, यानी डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवंशिक गुण होता है। कुल मिलाकर जो डीएनए होता है वो आनुवंशिक प्रॉपर्टी का संकेतक है। जो आनुवंशिक गुण किस में पाएंगे? डीएनए में। डीएनए प्रतिकृति बनाता है और नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है और नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं होती। ये डीएनए से मालूम पड़ता है। अब है जनन का क्या महत्व है। देखिए विद्यार्थियों, लंबे समय तक प्रजाति यानी उत्तरजीविका बनाए रखने के लिए, साथ ही जैव विकास उसका आधार जनन है। जैव विकास का आधार भी जनन है और लंबे समय तक अपनी विद्यार्थियों, उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जनन दो प्रकार के हैं विद्यार्थियों, लैंगिक जनन, अलैंगिक। लैंगिक का मतलब जिसमें युग्मक नहीं बनेगा, जाइगोट, और इसमें युग्मनज बनेगा विद्यार्थियों, यानी नर और मादा युग्मक इसमें मिलेंगे। अब है अलैंगिक जनन क्या होता है वो देखते हैं विद्यार्थियों, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है। पिछली बार एग्जाम पूछा गया है रीट 2022 के अंदर। देखते हैं विद्यार्थियों, एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, युग्मक का निर्माण नहीं करता है और पैतृक जीव के समान ही समरूप होता है। मतलब माता पिता के समान ही इसमें गुण होते हैं। सतत गुणन के लिए भी बहुत उपयोगी माध्यम है और निम्न वर्ग के जीवों में यह अधिक पाए जाते हैं। जो निम्न वर्ग के जीव होते हैं उसमें पाया जाता है। लैंगिक जनन में क्या होता है विद्यार्थियों? लैंगिक जनन विद्यार्थियों, दो एकल सजीव मादा और नर मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं। युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक बनाते हैं। नया जीव आनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता है। मतलब आनुवंशिक पदार्थ वो जीवों के समान होगा लेकिन उसका समरूप होगा, वो अलग होगा, वो समान नहीं होगा। प्रजाति विभिन्न प्रकार के उत्पन्न करते हैं, यानी प्रजाति में विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो जाएगी, अलग अलग प्रकार के डिफरेंस गुण मिलेंगे आपको, और ये उच्च वर्गों के पादपों और जीवों में पाया जाता है। अब है अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षा रीट 2022 में पूछा है, तो आपको ध्यान से देखना है विद्यार्थियों और अपने कॉपी में नोट्स करते रहना है। सबसे पहले पढ़ते हैं विखंडन, सेगमेंटेशन क्या होता है। तो इस प्रक्रम में दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। और द्विविखंडन का मतलब दो कोशिकाओं में विभाजन, और यह अमीबा में पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव है अमीबा, उसमें पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अमीबा दो भागों में विभाजित हो रहा है, धीरे धीरे विभाजित होकर यहाँ से दो टुकड़े हो रहे हैं, जो दो प्रकार के नए जीव प्राप्त हो रहे हैं। बहुविखंडन विद्यार्थियों बहुत सारी कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम होता है जो मादा, एनाफ्लिज यानी मलेरिया का परजीवी, उसमें होता है बहुविखंडन। विद्यार्थियों, खंडन ये पूछा गया है 2022 रीट के अंदर विद्यार्थियों, मोस्ट है। प्रजनन की वह विधि जिसमें बहुकोशिकीय जीवों में विकसित छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है और ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव का
विकास कर लेते हैं। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है स्पाइरोगाइरा, जो पिछली बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये देखिए, स्पाइरोगाइरा 2 भागों में टूटकर नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये था क्या हो गया, खंडन। अब है पुनरुत्भवन यानी रीजनरेशन। क्या होगा, इंग्लिश में बोले तो रीजनरेशन। पुनरुत्भवन या पुनरुज्जनन इस प्रक्रिया में कारणवश या कोई जीव है उसका कुछ टुकड़ों में विभाजित हो जाता है टूटकर, और प्रत्येक टुकड़ा नए जीव बनाना। जैसे छिपकली की पीछ सॉरी छिपकली की पूंछ टूटती है तब पुनः विकसित हो जाती है। इसी प्रकार कोई ऐसा जीव है जिसका कोई भाग या टूटकर नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों पुनर्जीव की। वो उदाहरण है प्लेनेरिया और हाइड्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, हाइड्रा टूट कर 2-3 जीव बना रहा है अलग अलग, प्लेनेरिया भी टूट कर अलग अलग जीव बना रहा है। नेक्स्ट है मुकुलन, इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया रीट में। इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उबार उत्पन्न होगा। यहाँ से साइड से उबार उत्पन्न हो रहा है, यहाँ देखिए विद्यार्थियों ये साइड से उबार उत्पन्न हो रहा है, जिसे मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, जो ये उबार उत्पन्न हो रहा है इसे क्या कहा जाता है, मुकुल कहा जाता है। बड़ यानी मुकुल। फिर यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण विकसित हो जाता है और जनक से अलग हो जाता है। कुल मिलाकर नए मुकुल पहले मुकुल से पूर्ण विकसित हो जाता है और जनक से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा यहाँ से टूटकर। ठीक है विद्यार्थियों, इम्पोर्टेंट उदाहरण है मुकुलन विधि में हाइड्रा और रीस्ट जो खमीर होता है उसमें। नेक्स्ट है बीजाणु संघ। तो बीजाणु संघ यह कुछ जीव तंतुओं जैसे बीजाणु धानी बनाता है जिसमें बीजाणु बनते हैं। बीजाणु गोल संरचना होती है और मोटी भित्ति रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जैसी एग्रीकस है, एग्रीकस में कुल मिलाकर जो बीजाणु संघ होता है वो होता है कवक में होता है। किस में होता है विद्यार्थियों, ज़्यादातर कवक में। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं विद्यार्थियों कायिक प्रवर्धन, जो मोस्ट है, पिछली बार पूछा गया है कायिक प्रवर्धन। तो कुछ पौधे नए पौधे का निर्माण करने के लिए कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि का उपयोग सबको पता है। कायिक का मतलब शरीर का कोई भी भाग जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का विकास करेंगे, उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक विधियाँ कौन सी है कायिक प्रवर्धन की, तो जड़ द्वारा किसमें होता है, डहेलिया और शकरकंदी में। इम्पोर्टेंट है। तने द्वारा आलू और अदरक के अंदर होगा। पत्तियों द्वारा ये पूछा गया रीट के अंदर, ब्रायोफिल्म के अंदर होता है पत्तियों द्वारा कायिक जनन। ठीक है विद्यार्थियों, पत्तियों की कोने पर कलिकाएं बनती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियाँ कौन कौन सी है, आर्टिफिशियल मेथड। तो रोपण में आम होगा, कर्तन के अंदर गुलाब, लेहरियंग इसके अंदर चमेली, लेयरिंग। ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट है उत्तक संवर्धन, इम्पोर्टेंट है। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिका निकलकर पोषक माध्यम में रखा जाता है, यानी एक शाखा होती है और इस सिरे को लेकर क्या रखा जाता है, पोषक माध्यम में रखा जाता है। और ये कोशिका गुणन कर फिर नई कोशिका गुणन कर कोशिकाओं के गुणन से कैलस बनाती है। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, कैलस क्या होता है, तो पोषक माध्यम में ये कोशिका गुणन कर कोशिकाओं के गुस्से के रूप में, किसके रूप में, गुस्से के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जो हार्मोन का मीडियम होता है उसके अंदर कैलस को रखा जाता है, जहाँ विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण करता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। तो उत्तक संवर्धन आर्किड के अंदर होता है और सजावटी पौधों के अंदर देखा जाता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन के लाभ। तो बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला है, गुलाब है आदि में नए पौधे बना सकते हैं कायिक प्रवर्धन से। और नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान होंगे, यानी सेम टू सेम कॉपी होगी, जनक के समान, गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। बीज रहित फल उगाने में भी मदद मिलती है, जिनमें बीज नहीं होता ऐसे फलों को उगाने में भी क्या होता है, मदद मिलती है। और पौधे उगाने का रास्ता सस्ता और आसान हो जाता है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन। देखिए विद्यार्थियों, लैंगिक जनन नर और मादा युग्मक के मिलने से होता है, और नर और मादा युग्मक मिलने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। और संतति में जो होगी वो विभिन्नताएं आपको दिखाई देगी, यानी नर और मादा के निषेचन के दौरान संतति उत्पन्न होगी, उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पौधों का लैंगिक जनन अंग होता है पुष्प होता है,
और फूल के मुख्य भाग में बाह्यदल होगा, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर होगा। ये पुष्पीय पौधों में होता है। अब है फूल के प्रकार कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया है। उभयलिंगी, जो स्त्री और मादा दोनों उपस्थित होगा उसे उभयलिंगी कहते हैं। उदाहरण के लिए सरसों और गुड़हल। और एक लिंगी, जिसमें स्त्री और पुंकेसर में से एक ही जननांग उपस्थित होगा। उदाहरण के लिए पपीता, तरबूज और ककड़ी। ठीक है विद्यार्थियों। अब ये पुष्प की संरचना है जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। पुष्प के भाग बताओ। तो यहाँ पर ये लंबी संरचना होती है, इसको क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और यहाँ पर एक स्टेंज होता है जो वर्तिका के अंदर जहाँ पे परागकण गिरते हैं उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये हो गया अंडाशय। ठीक है विद्यार्थियों, इन सब को मिलाकर क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर इस टाइप में होगा स्टेमिना, और यहाँ पर ये साइड में तंतु होता है विद्यार्थियों, और ये हो गए परागकोश। इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुंकेसर। और जो ग्रीन कलर के होते हैं इनको कहते हैं बाह्यदल, और जो कलर वाले होते हैं उसको पंखुड़ी। और ये हो गया बीजांड, जहाँ बीज बनते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। अब है बीज निर्माण की प्रक्रिया कैसे होगी वो देखेंगे। तो देखिए, परागकोशों में उत्पन्न परागकण हवा, पानी, तंतु आदि उसी फूल के वर्तिकाग्र पर स्वपरागण द्वारा या फिर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर, जिसे बोलते हैं परपरागण द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं। परागकण से परागनलिका विकसित हो जाती है। सॉरी विद्यार्थियों। जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंच जाएगी, और अंडाशय के अंदर नर और मादा युग्मक का क्या हो जाएगा, निषेचन, और युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होगा। ठीक है विद्यार्थियों। और युग्मनज में विभाजित होकर पूर्ण विकसित हो जाता है, और बीजांड से कठोर विकसित होकर बीज का निर्माण करेगा। यह होगी बीज निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया। इसके बाद अंडाशय में फल होगा, वो अंडाशय में बदल जाएगा और फूल के अन्य भाग जड़ जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों। ये देखिए, सॉरी विद्यार्थियों, ये है वो संरचना जहाँ पर निषेचन होता है। तो यहाँ परागकण आएंगे, ये परागनलिका बनेगी, ये अंदर जाएगी बीजांड में, ये नर युग्मक, ये परागनलिका, और ये अंडाशय पूरा बड़ा बड़ा, और ये मादा युग्मक। इस प्रकार ये परागकणों के अंकुरण की संरचना है। अब ये मानव में प्रजनन किस प्रकार होगा वो देखेंगे विद्यार्थियों। तो मानव में लैंगिक जनन द्वारा होता है प्रजनन, यानी इसके भी जनन का प्रकार कौन सा होगा, लैंगिक जनन। और लैंगिक प्रक्रिया में जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु कोशिका का निर्माण हो जाता है उसे यौवन काल या किशोरावस्था कहा जाता है। अब है किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन हो गए महिला और पुरुष के अंदर वो देखेंगे। देखिए, किशोरों में एक समान होते हैं, जैसे खांग या जननांगों के गहरे बाल उगना, और त्वचा पर तेली होना, और मुहासे हो जाना या फोड़े पिंपल्स हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों। सॉरी। लड़कियों के अंदर स्तन के आकार में वृद्धि हो जाएंगे और रजोद्रम हो जाएगा स्टार्ट MC। और लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूछ का निकलना और आवाज़ का फटना। तो ये हो गए इसके लैंगिक लक्षण, जो इसकी संरचना में क्या होता है, परिवर्तन कर देते हैं और लैंगिक परिपक्वता हो रही है। नेक्स्ट है नर जनन तंत्र। तो इसके अंदर सबसे पहले वृषण देखेंगे, जो टेस्टिज होता है उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होता है। वृषण कोष का तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक है। यानी वृषण कोष के अंदर जो वृषण होता है उसका तापमान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए कम ही ताप की जरूरत होती है। नर युग्मक यानी शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं किसमें, वृषण के अंदर। और वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के क्या कार्य, एक तो शुक्राणु का निर्माण करना, दूसरा है लड़कों में यौन आवरण को परिवर्तन करना। इसी प्रकार यहाँ पर शुक्रवाहिनी होती है, जो शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुँचानी है, शुक्रवाहिनी। फिर उसके अंदर मूत्र मार्ग होता है। मूत्र मार्ग वो मूत्र और वीर्य दोनों को बराबर उभयलिंगी मार्ग होता है, यानी मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर ले जाने का मार्ग होता है, और बाहरी आवरण के साथ इसे शिशन कहा जाता है। संबंधित ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, शुक्राशय ग्रंथि और प्रोटेस्ट ग्रंथि अपने शुक्रवाहिनी में डालती है। अब देखिए क्या होता है इन ग्रंथियों के कार्य। शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं, यह माध्यम पोषण प्रदान कर देता है और उसके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाता है। क्या बनाता है, वीर्य। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया मूत्राशय, ये शुक्रनलिका, ये शुक्राशय, यहाँ पर शुक्राणु स्टोरेज हो गए,
यहाँ से शुक्राणु बनकर ये शुक्राशय में जाएंगे, फिर मूत्र मार्ग से होकर योनि में भेज दिए जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये हो गया वृषण, ये वृषण कोष और वृषण, और ये होगी शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय हो गया, और ये हो गया शीशन। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हो गया नर जनन तंत्र। नेक्स्ट है मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र के अंदर मादा युग्मक या अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, और लड़की के जन्म के समय अंडाशय हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौवन आरंभ पर इसमें कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं, यानी किशोरावस्था आते ही अंडे क्या हो जाएगी, परिपक्व हो जाएंगे विद्यार्थियों। दोनों में से एक अंडाशय हर महीने परिपक्व होकर अंडा उत्पन्न करता है, यानी दोनों में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने में एक परिपक्व अंड उत्पन्न होता है। अंडाशय एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है, तो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। अब है अंडवाहिनी, जिसे इंग्लिश में फैलोपियन नलिका कहते हैं। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है, यानी फैलोपियन नलिका होती है, यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन। सॉरी विद्यार्थियों, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। गर्भाशय ये थैलीनुमा संरचना होती है, जहाँ पर शिशु का विकास होगा और गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो ये हो गया नर जनन मादा जनन तंत्र। सॉरी विद्यार्थियों, यहाँ पर ये होती है नली, इसको बोलते हैं फैलोपियन नलिका, और ये होता है अंडाशय विद्यार्थियों, और ये गर्भाशय, यहाँ पर बच्चे का क्या होता है, रोपण होता है गर्भाशय के अंदर, और ये होगी ग्रीवा योनि की, और ये होगी योनि। ठीक है विद्यार्थियों, तो फैलोपियन नलिका होती है, इस फैलोपियन नलिका में क्या होता है, निषेचन होता है। अब उसके बाद में जब अंड कोशिका निषेचित होता है तो क्या होगा, निषेचित अंडा युग्मनज कहलाएगा और गर्भाशय में रोपित हो जाता है, और गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभेदन और विभाजन हो जाएगा और भ्रूण का विकास हो जाएगा। प्लेसेंटा होता है विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा। ये माँ और बच्चे के बीच में एक नाल होती है, विशेष ऊतक होता है, इसमें तस्तरीनुमा संरचना होती है, गर्भाशय में दसी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, प्लेसेंटा के इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि को भ्रूण तक प्रदान करना प्लेसेंटा का कार्य है। भ्रूण द्वारा उत्पादित अवशिष्ट पदार्थ का निपटान कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, गर्भकाल, और इसकी अवधि होती है 9 महीने। ठीक है विद्यार्थियों, जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो फिर क्या होगा, तो अंडा तो निषेचित नहीं होगा तो होगा, देखिए गर्भाशय में खुद निषेचित अंडा प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। गर्भाशय भित्ति मांसल और स्पॉन्जी होती है, जो स्पॉन्जी होती है यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। यदि अंडा निषेचित नहीं होता है, अंडा निषेचित नहीं होता है तो इसकी भित्ति आवश्यक नहीं रहती है। यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी, रक्त और म्यूकस के रूप में, और यह चक्र हर महीने में निकलता है। इसे ऋतुस्राव या रजोद्रम कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, ऋतुस्राव और रजोद्रम कहा जाता है। 40 से 50 उम्र के बाद यह अंडाशय से उत्पन्न होना बंद हो जाता है, यानी एमसी होगी, जो लेडीज से ब्लड निकलता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कौन सी उम्र में, 50 से 40 की उम्र में। फलस्वरूप रजोद्रम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है। अब है विद्यार्थियों जनन स्वास्थ्य, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया, इससे रोग। जनन स्वास्थ्य का अर्थ हो गया जनन से संबंधित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। अब है लैंगिक संचरण रोग, एसटीडी रोग कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अनेक रोगों में लैंगिक संचरण भी होता है, जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु में गोनेरिया है और सिप्लिस। ठीक है विद्यार्थियों, वायरस के अंदर मस्सा है और एड्स वायरस है। तो ये है लैंगिक संचरण रोग। कॉन्डम के उपयोग से इन रोगों को बचाया जा सकता है, मतलब कॉन्डम का आप अगर उपयोग करेंगे तो इन रोगों के संचरण को कुछ सीमा तक किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। सॉरी विद्यार्थियों, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा खांस रहा हूँ। गर्भरोधन,
तो गर्भधारण को रोकना ही गर्भरोधन कहलाएगा। अब इसमें कौन कौन सी युक्तियाँ हैं जो गर्भधारण को रोक सकती है, देखिए विद्यार्थियों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए गर्भधारण में यांत्रिक अवरोधक जो शुक्राणु और अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने देते, यानी शुक्राणु को कहाँ तक नहीं पहुंचने देते, अंड कोशिका तक, जिससे क्या नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा और गर्भधारण नहीं होगा। तो देखिए कौन कौन सी विधियाँ है। सबसे पहले गर्भरोधक की यांत्रिक विधियाँ कौन कौन सी है। शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। उदाहरण के लिए शीशन को ढकने के लिए कॉन्डम का उपयोग करना चाहिए और योनि को रखने वाले सर्वाइकल कैप का उपयोग करना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों। मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन को संतुलन परिवर्तित कर देता है और इनके अन्य प्रभाव को भी यानी अन्य प्रभाव भी हो सकते हैं, यानी साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। कॉपर टी वगैरह लगाएंगे। अगला है विद्यार्थियों IUCD अंट्रा यूटेराइड अंतरा यूटेरिन कॉन्ट्रेसेप्टिव डिवाइस, यानी कॉपर टी का उपयोग भी गर्भाशय में किया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, अगली तकनीक है वो है शल्य तकनीका, यानी सर्जरी, नसबंदी, यानी पुरुष के अंदर शुक्रवाहिनियों को रोक कर उसमें शुक्राणुओं को स्थानांतरण होने से रोका जा सकता है, यानी नसबंदी। ठीक है विद्यार्थियों। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और लाइक करो और शेयर करें। और जो बेचारे विद्यार्थी गरीब हैं, यानी पढ़ नहीं सकते, उनको भी शेयर करते रहिए। देखिए विद्यार्थियों ट्यूबेक्टोटॉमी क्या होता है। तो महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध करना और अंड को स्थानांतरण को रोकना ट्यूबेक्टोटॉमी कहलाएगा, लेकिन महिलाओं के अंदर। और वेसेक्टोटॉमी होता है महिलाओं के पुरुष की शुक्राणुओं की शुक्रवाहिनी को काटेंगे तो इसको वेसेक्टोटॉमी कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। उसके बाद भ्रूण हत्या पाप है विद्यार्थियों। भ्रूण को गर्भाशय के अंदर ही मार डालना भ्रूण हत्या है। स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंगानुपात आवश्यक है और तभी संभव होगा जब लोगों को जागरूकता फैलाई जाएगी और भ्रूण हत्या और भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। ठीक है विद्यार्थियों। तो यह जीवों में जनन कैसे होता है हमने आज टॉपिक पढ़ा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जो रीट की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, ये NCERT आधारित टॉपिक है जो मैंने 10th क्लास से लिया गया है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीट और पशु परिसर, साथ ही राजस्थान के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनन से संबंधित एक सवाल या तो हार्मोन से आता है या फिर लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन से आता है, मतलब कुल मिला के एक सवाल जरूर आता है। तो आप तैयारी करते रहिए विद्यार्थियों और अन्य मित्रों को शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।